हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने डबल इंटीग्रेशन के बारे में कंप्लीट कर लिया था कि डबल इंटीग्रेशन से रिलेटेड कौन कौन सी टाइप्स हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है, हमें किन क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन के अंदर हमने देखा था जो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और पोलर फॉर्म वाला था कि क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाते हैं। बाकी बीटा फंक्शन गामा फंक्शन बार बार यूज होते हैं, चाहे डबल इंटीग्रेशन हो चाहे ट्रिपल इंटीग्रेशन हो। ठीक है जी, तो आज स्टार्ट करेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ आपसे वॉल्यूम के बारे में पूछा जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ द रीजन, कोई रीजन दिया जाएगा 2D के अंदर, वहां से फिर जो वो जनरेट करेगा, या वॉल्यूम अंडर दी सरफेस की बात की थी हमने, तो वो आपका 2D के अंदर हमने किया था वॉल्यूम निकालने का तरीका डबल इंटीग्रेशन। तो उसी तरह से उसको हम ट्रिपल इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। तो वॉल्यूम निकालना हो तो हम यूज करते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन। V आपका गिवन रीजन हो जाएगा और यहाँ हम dx dy और dz लेते होते हैं। ठीक है, जब जस्ट वॉल्यूम पूछा जाए यहाँ 1 आ जाता है, अदरवाइज आपको इंटीग्रेशन देखने को ये भी मिलेगा। यहाँ V रीजन दिया होगा, यहाँ कोई फंक्शन x y z और dz dx dy, ये जो इनका ऑर्डर है ये आपका डिपेंड करेगा, जैसे ऑर्डर दिया हो लिमिट का ध्यान रखना, लिमिट वैसी ही होती है यहाँ भी। जैसे डबल इंटीग्रेशन में था जो बाहर वाली साइड है तो उसकी लिमिट बाहर होगी, फिर जैसे जैसे ऑर्डर है वो आपका लिमिट का पता आपको चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ एफ एक्स वाई जेड भी आ जाएगा। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वही करेंगे। जैसे डबल इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट टाइप क्या थी कि एक्स और वाई दोनों की जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट हो जाएं, तो वहां पे हमने रेक्टेंगुलर रीजन को बोला था। तो यहां पे भी ऐसा है, आपको क्या किया जाएगा, एक्स वाई जेड तीनों की लिमिट जो है वो कांस्टेंट दे दी जाएंगी। यहां कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, अब ये जो लिमिट दे रखी है वो उसी हिसाब से आप सेट कर लेना। अगर मैंने डी एक्स डी वाई डी जेड लिखा हुआ है तो जेड की लिमिट क्या है, ए टू बी, वाई की लिमिट क्या है, सी टू डी, एंड एक्स की लिमिट क्या है, ई एंड एफ। तो फर्स्ट टाइप आपकी ऐसी ही मिलने वाली है। सेकेंड टाइप में क्या होगा कि यहाँ पे 3 इंटीग्रेशंस हैं। जैसे वहां डबल इंटीग्रेशन में हमने देखा था कि पहली टाइप तो क्या थी, दोनों की दोनों क्या थी, कांस्टेंट हो गए। दूसरे में ए कांस्टेंट होती थी ए टू बी, और यहाँ पे जो आपकी फंक्शन की वैल्यू आती थी, ये जो वेरिएबल फॉर्म में आता था, वो डिपेंड कर जाता था कि y1x y2x। अगर हम बात कर रहे थे कि जो y की लिमिट्स हैं वो वेरी कर रही हो, तो वहां हमने देखा था एफ एक्स वाई, पहले dy रख लिया dx रख लिया। इसका मीनिंग क्या है, जो y है वो जो x जिसकी आपको कांस्टेंट लिमिट दे रखी है उसके ऊपर डिपेंड करता था, तो उसी की सेम फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो बाहर वाला मान लो x जो है वो a टू b आपको कांस्टेंट दे दिया गया। फिर मैं लिखता हूं y जो होगा वो z को खत्म करके y जो फंक्शन आपको दिया जाएगा वो आपको x में दिया जाएगा, y की लिमिट, और जो z है उसकी जो लिमिट है वो आपकी वेरिएबल फॉर्म में x y दोनों में दी जा सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट हम वहीं से करेंगे। अंदर रखा हुआ है dz, फिर dy, फिर लास्ट में d ऑफ x। ये से इंटरचेंज हो सकता है। x y के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मैं x की बात करूं तो वो फंक्शन ऑफ y पे डिपेंड कर जाएगा, जो z है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। इस तरह से वेरिएबल फॉर्म में भी आ सकता है। तो फर्स्ट टाइप ऑल लिमिट्स आर कांस्टेंट, या फिर एक में यहाँ क्या हो जाएगा, जो इंटरनल वाली है वो बाकी जो दो बचे हुए इनके ऊपर डिपेंड करेगी, फिर y की जो आएगी वो x पे डिपेंड करेगी, और x की क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। इस तरह से dz जो है उसकी लिमिट जो डिपेंड करेगी dy y और x वाली टर्म्स पे, y की जो लिमिट है वो डिपेंड करेगी x पे। तो जिस तरह से ऑर्डर दिया हुआ है उसी हिसाब से हमें चलते जाना है। ठीक है जी, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखते हैं, डायरेक्टली ज्यादा चांस है कि यहां से आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके ट्राई करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आपको लिमिट दी जा रही है 0 to 1, 0 से 2, 1 से 2, एक्स स्क्वेयर वाई जेड डी जेड डी वाई डी ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो यहां पे आप देख सकते हो कि लिमिट कांस्टेंट दे रखी है। ठीक है,
दूसरा 0 से पाई, 0 से 1, 0 से 2, आर जेड साइन थीटा, डी जेड डी आर डी थीटा। ठीक है, और एक एग्जांपल और लेते हैं। 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड डी जेड डी वाई डी एक्स। तो इन एग्जांपल्स के अंदर आप देख सकते हो कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं कि सभी की सभी लिमिट क्या है, कांस्टेंट है। तो जिस तरह से वहां भी एक कंसेप्ट था कि अगर ये जो फंक्शन एक्स वाई जेड था वो अलग अलग किया जाता, ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, ओनली फंक्शन ऑफ वाई, ओनली फंक्शन ऑफ जेड, तो वहां आप क्या कर सकते हो, अलग अलग इंटीग्रेशन करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाले को मैं dx के साथ करके, अब x की लिमिट देख लो बार वाली थी 0 से 1, ये जरूर ध्यान रखना है आपने। फिर y वाले में देखोगे तो y की लिमिट है 0 से 2, तो जो y है उसको dy के साथ अलग कर दो इनटू z की जो लिमिट अंदर वाली थी 1 से 2, और z का फंक्शन क्या था, ओनली z, ये तो ये हमें इंटीग्रेशन करने आते हैं इजीली, एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का, जेड का, तो यहाँ से कर लेंगे। सेम यहाँ भी है, यहाँ जो काम है, यहाँ एक्स वाई जेड वेरिएबल यूज हो रहे थे, यहाँ आर जेड और थीटा यूज हो रहे हैं, तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल जो मर्जी यूज कर सकता है वो। तो यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ आर, फंक्शन ऑफ जेड, फंक्शन ऑफ साइन थीटा, इनको भी अलग किया जा सकता है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, थीटा को लोगे तो 0 से पाई, थीटा की टर्म क्या है, साइन थीटा डी थीटा। फिर आर वाली टर्म, आर की लिमिट देखो, आर लिखा हो दूसरे नंबर पे, तो 0 से 1, और आर की टर्म है आर डी आर, इनटू में अब बच गया 0 से 2, और अंदर अंदर क्या है जेड, तो जेड वाली टर्म डी जेड। ठीक है, इस तरह से डायरेक्टली करने ये क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस आपके होते हैं। तो ये मैं मेथड कब लगा पा रहा हूं, जब वो आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड था, वो ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, ओनली फंक्शन ऑफ वाई, ओनली फंक्शन ऑफ जेड की फॉर्म में लिखा जा रहा था, और लिमिट क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। ये ध्यान रखना, जब कांस्टेंट लिमिट होगी तभी आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब ये है यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिया हुआ है उसको आप अलग अलग नहीं कर पा रहे, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई इंटू फंक्शन ऑफ जेड ओनली नहीं कर पा रहे, तो अब हमें डायरेक्टली चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है इंटरनल से, तो एक्स वाले को और वाई वाले को एज इट इज रखो, इसका इंटीग्रेशन पहले जेड से होगा, तो जब जेड से हो रहा है तो एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, एज ए कांस्टेंट, तो यहां क्या आया, एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वेयर बाय 2, और लिमिट आ रही है 0 से 1, फिर डी वाई डी एक्स। ठीक है जी, फिर 0 से 1, यहां पे जब अपर लिमिट पुट करूंगा तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस 1/2 डी वाई डी एक्स। अब बारी आ गई y वाले की, विद रिस्पेक्ट टू y कर दो, तो विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x वाला इंटीग्रेशन ये रखेगा, और लिमिट 0 से 1, y से करोगे तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर बाई 2 प्लस y/2 डी एक्स। तो अब यहां पर लिमिट पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 से 1, अंदर आपका बचा x, क्योंकि y की जगह पुट कर रहे हो लिमिट ये, प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये आपका हो गया 1। तो अब x प्लस 1 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स, 0 से 1 करोगे तो 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। इस तरह से कांस्टेंट लिमिट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो। वैसे ही ये शॉर्ट ट्रिक थी यहाँ कि आप क्या कर सकते हो, ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, ओनली फंक्शन ऑफ वाई और ओनली फंक्शन ऑफ जेड है, तो अलग अलग करके भी सोल्व कर सकते हो, ऐसे ऑर्डर से करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे तो हमें ऑर्डर से चलना पड़ेगा, और ध्यान रखना सबसे पहले इंटरनल जो है उसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सबसे इजी टाइप है यही होती है आपकी। इसके बाद एक क्वेश्चन सेकंड टाइप का कर लेते हैं कि जिसमें वेरिएबल फॉर्म में लिमिट दी जाए।
जीरो से वन, जीरो से वन माइनस एक्स, जीरो से वन माइनस एक्स माइनस वाई, इंटीग्रेशन करना था एक्स वाई जेड, डी जेड डी वाई डी एक्स। तो इसको आप नोट करोगे तो आप इसको सेकंड जो ऑर्डर का जब मैंने इंटीग्रेशन किया था डबल इंटीग्रेशन, वहां से भी रिलेट कर सकते हो। अगर एक्चुअल में आप बात करो तो जेड है, जेड आपका वन माइनस एक्स माइनस वाई से लेके जीरो से यहां तक जा रहा है, वाई की वैल्यू जा रही है आपकी वन माइनस एक्स से जीरो तक, और जो एक्स है वो आपका जीरो से वन जा रहा है। तो पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जहां पे जेड जो था, सरफेस जो था, वो वन प्लस एक्स प्लस वाई ले रखा था, ये नहीं नहीं सॉरी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन, ये ले रखा था। और प्लेन जो ले रखे थे एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो और जेड इज इक्वल टू जीरो, ये आपके कोऑर्डिनेट प्लेन्स थे, और ये आपका एक्स प्लस वाई जेड था। तो वहां पे हमने वॉल्यूम निकाला था इस सरफेस के अंदर, लेकिन वैसा ही कुछ यहाँ है, लेकिन यहाँ एक्स वाई जेड आपको दे रखा है, तो है तो सिमिलर काम ही सारा, कि जेड की लिमिट आपको इस फंक्शन से रेट किया गया, ये कोऑर्डिनेट प्लेन से जीरो से स्टार्ट होके तो वेरिएबल फॉर्म में आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो यहां पे सिंपल काम, सबसे पहले इंटरनल को सोल्व करना। तो जीरो से वन और जीरो से वन माइनस एक्स एक्स इट इज, यहां अब देखो, यहां अगर आप ध्यान से देखोगे एफ एक्स वाई जेड जो है अलग अलग कर पा रहे हो, लेकिन मैंने बताया था कि आप अलग अलग इनको प्रोडक्ट में तब लिख पाओगे जब लिमिट कांस्टेंट भी होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो ये माइंड में रखना है कि वो अलग अलग करने वाला जो काम है प्रोडक्ट में, अलग अलग करने वाला काम कब होता है, जब लिमिट क्या हो, कांस्टेंट, अदरवाइज वो काम नहीं करना। तो यहां क्या करोगे, विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो एक्स वाई जेड स्क्वेयर बाई टू, और लिमिट आपकी जीरो से वन माइनस एक्स माइनस वाई, यहां आएगा डी वाई डी एक्स, और ऑर्डर चेंज नहीं करना, जैसे ऑर्डर दिया हुआ वैसे ही चलना है। तो जीरो से वन, जीरो से वन माइनस एक्स, इसके अंदर अपर लिमिट पुट करोगे, क्या आएगा, एक्स वाई वन माइनस एक्स माइनस वाई, और ये मैं वन बाई टू को बाहर ही निकाल देता हूं, जब जीरो पुट करोगे तो जीरो ही आ जाएगा। तो ये आपका आ गया डी वाई। अब बारी आएगी वाई की, ऑर्डर बड़ा मैटर करता है यहाँ। तो वन बाई टू, जीरो से वन, पहले इसको सही से लिखो, जीरो से वन माइनस एक्स, ये आएगा आपका एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एंड माइनस एक्स वाई स्क्वेयर डी वाई। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना इजी लगेगा, वन बाई टू, जीरो से वन, इंटीग्रेशन करो जीरो से वन माइनस एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो एक्स क्या है, कांस्टेंट, तो एक्स वाई स्क्वेयर बाई टू माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाई टू, और माइनस में एक्स वाई क्यूब बाई थ्री, और ये आ गया डी एक्स। अब फिर आप दोबारा से अपर लिमिट पुट कर लो, फॉर्मूला लगाओगे तो वन बाई टू, जीरो से वन, यहां इसको इकट्ठा कर रहा हूं मैं, हो जाएगा इकट्ठा, ये वाई स्क्वेयर को कॉमन ले लेना बाहर, तो ये जो लिमिट दिखेगी आपको जीरो से वन माइनस एक्स, तो वाई स्क्वेयर बाई टू अगर मैंने कॉमन लिया तो ये एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बच जाएगा, और माइनस एक्स वाई क्यूब बाई थ्री। अब लिमिट पुट करोगे और सोल्व हो जाएगा आपका ये, अब लिमिट पुट करोगे ये आएगा वन बाई टू, जीरो से वन, वन माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वन माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री, ये इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा। इसको आप एज यूजुअल सोल्व कर सकते हो, इसको थोड़ा सा ओपन करोगे, ये जो है वन माइनस एक्स की पावर थ्री है, क्योंकि एक्स कॉमन लोगे तो वन माइनस एक्स बचेगा, साथ में एक्स है, तो ये और कुछ नहीं, एक्स वन माइनस एक्स क्यूब है, और माइनस एक्स वन माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री है। लो जी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, गड़बड़ हुई है, अच्छा ये वन बाई टू डायरेक्टली वहां से बाहर आया था, कोई गड़बड़ नहीं हुई।
अभी तक तो। और यहाँ 2 मैंने हटा दिया, 2 नीचे था, ठीक है। dx 1/2, 0 से 1, यहाँ ये x 1 माइनस एक्स क्यूब, इसको आप कॉमन लोगे तो 3 माइनस 2 बचेगा 1, तो 6। तो ओवरऑल इसको देखो, ये 1/12, 0 से 1, x 1 माइनस एक्स क्यूब पावर dx। लो जी, अब आपके हाथ में ये है कि जो इंटीग्रेशन आया है अजीब सा यहाँ 0 से 1, तो ये तो आपका बीटा फंक्शन से रिलेट हो रहा है अलजेब्रिक फॉर्म में। तो एक तो आप इसको क्यूब को ओपन करोगे, फिर वहां से फॉर्मूला लगाओगे। एक 0 से 1 में आपको बीटा फंक्शन डायरेक्ट नजर आ रहा है। बीटा फंक्शन में देखोगे तो 0 से 1 में x की पावर m-1 होती है और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 है, और dx ये आपका बीटा mn होता है। अब वहां कंपेरिजन करोगे तो m-1 की जगह आपका 1 है, तो विच इंप्लाइज दैट m क्या हो जाएगा 2, और आपका n-1 है उसकी जगह है कितना 3, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। यानी जो गिवन इंटीग्रेशन है 1/12 के साथ में जो दिया हुआ है वो तो और कुछ नहीं, बीटा 2 4 दिया हुआ है। इसका हमें पता है, गामा से निकाल लोगे, गामा 2, गामा 4, गामा 6, ठीक है। तो ये 6 दूनी 12 ही बनेगा, क्योंकि यहां से 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो ये तो कट गया, तो ये आया 1/5 फैक्टोरियल। ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन सोल्व करते टाइम आप बीच में भी जो इंटीग्रेशन आता है तो वो माइंड में आपको रखना है, सबसे माइंड ऑफ प्रेजेंस ज्यादा यही देखी जाएगी, क्योंकि जब आप गामा फंक्शन बीटा फंक्शन के पर्टिकुलर क्वेश्चन कर ले तो आपको पता रहता है कि हम तो फिर गामा फंक्शन या बीटा फंक्शन लगाएंगे, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर कहीं ऐसा क्वेश्चन आए, वहां अगर आपका माइंड उन चीजों को पकड़ पा रहा है तो वो प्रैक्टिस आपकी मानी जाएगी, उस केस में ही आप टाइम बचा पाओगे। अदरवाइज इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए 1 माइनस एक्स क्यूब को ओपन करना पड़ेगा, वहां से एक्स की पावर्स आएंगी, फिर आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे, काफी टाइम लग जाना है। ठीक है जी। तो बीटा फंक्शन यहां यूज होगा। तो ये दो टाइप से क्वेश्चन हमने देख लिए। तो इंटीग्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हो शॉर्टकट फॉर्म में, बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के थ्रू। ठीक है जी। तो जिस तरह से डबल इंटीग्रेशन के अंदर पर्टिकुलर टाइप्स थी, उसके अंदर आपने यहीं भी पर्टिकुलर टाइप्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करने के, इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है। इसके बाद यहां पे जैसे वहां पोलर कन्वर्जन था, यहां पे सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सिलेंड्रिकल। ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये आपको पता भी होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन में ये लगने वाला है। तो जिस तरह से मैंने आपको वहां पे बताया था कि जो पोलर कन्वर्जन है, पोलर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो किस टाइप के क्वेश्चंस में करते थे, जब आपका फंक्शन जो था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टाइप का आ जाता था। ठीक है। अब यहाँ पे तो हम ट्रिपल इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड आ सकता है। तो वहां पे जब आपको टर्म्स ध्यान रखना, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह का, ये क्या होता है पैराबोलॉइड, या फिर z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये शक्ल होती है कोण की। यानी कि या तो वहां पे पैराबोलॉइड की बात हो, सिलेंडर की बात हो। अब सिलेंडर का मतलब कहीं पे रीजन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इस तरह का फॉर्म आ जाए, या z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया जाए, क्योंकि अगर इसको 2D के अंदर देखोगे तो एक्स जेड प्लेन के अंदर ये पैराबोला होगा, जब वाई की तरफ एक्सटेंड कर दिया तो पैराबोलॉइड बन जाएगा, 3D के अंदर आएगा। ये कौन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। अंडर रूट ले लेते हो तो ये कौन की रिप्रेजेंटेशन है, जब इसको जीरो पे लेके जाओगे तो पॉइंट बन जाएगा, जो आप जिसको वर्टेक्स बोलते होते हो। ठीक है जी। ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर कब यूज करोगे, जब आपको फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही नजर आए, वही है पोलर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको मान लो इंटीग्रेशन जब दिया जाएगा
तो कोई रीजन भी दिया जाएगा। अब रीजन वो इस तरह का होगा, तो वहां पे आपका जो फंक्शन है एक्स वाई जेड डी जेड डी एक्स डी वाई, ये जो है ये फंक्शन हमने बोल दिया कि ये आपका एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र टाइप का होना चाहिए, या फिर इस तरह का स्ट्रक्चर जेड इज इक्वल टू दिस, ये पैराबोलॉइड या कोन इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो वहां पे हमने नोटेशन यूज की थी कि आप एक्स को क्या पुट करते थे वहां आर कोस थीटा, तो यहां पे वही किया जाएगा। वाई को क्या किया जाएगा आर साइन थीटा, और जेड को जेड ही रखना है। मींस यहां पे काम क्या हो रहा है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन लेके आ रहे हैं कि जो भी आपका सरफेस बनेगा उसकी प्रोजेक्शन जब हम लेके आ रहे हैं तो वहां पे नीचे जो बनेगा वो सर्कल टाइप का बनने वाला है। यहाँ एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, यानी कि एक्स वाई प्लेन के अंदर प्रोजेक्ट करके वहां से उसको पोलर फॉर्म में लेके जा रहे हैं। जेड के साथ कोई छेड़छाड़ यहाँ नहीं की गई, जेड को जेड ही रखा गया है। ठीक है, अब एक बात नोट करो, हमारे पास जो वेरिएबल थे एक्चुअल में तो वो तो एक्स वाई जेड है। अब जो नए वेरिएबल हम लेके आ रहे हैं उसमें हमने आर देखा है, थीटा देखा है, और जेड एज इट इज है, यानी जेड के साथ कोई भी पंगा नहीं हुआ यहाँ। यानी कि जो आपका डी एक्स डी वाई डी जेड है उसकी जगह आप लिखोगे डी आर डी थीटा डी जेड, तो चेंज नहीं होना, यानी कि ये लिखना है। यहां को कंसेप्ट फिर से क्या आता है जेकोबियन का, कि जब भी आप ओल्ड वेरिएबल से न्यू वेरिएबल में जाते हो तो जेकोबियन आपको पता होना चाहिए। तो यहां जेकोबियन नोट करोगे तो वही है एक्स वाई जेड, और न्यू वेरिएबल क्या है आर थीटा जेड। ये क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट किस मैट्रिक्स का ले लोगे, ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स होती है। पहले एक्स का विद रिस्पेक्ट टू आर करो तो क्या आएगा कोस थीटा, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो माइनस आर साइन थीटा, फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो जीरो, क्योंकि इसमें जेड है ही नहीं, क्यों इंडिपेंडेंट हो गया वो। वाई का विद रिस्पेक्ट टू आर करोगे तो क्या आएगा साइन थीटा, वाई का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो आर साइन का क्या हो जाएगा कोस थीटा, और जेड इसमें है नहीं तो जीरो। अब जेड का विद रिस्पेक्ट टू आर करोगे तो जीरो, जेड का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो जीरो, जेड का विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो क्या आ जाएगा वन। इसका डिटरमिनेंट क्या है, अगर मैं थर्ड रो की हेल्प से इसको एक्सटेंड करता हूं तो वन बाहर आएगा, आर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आया ये आर, आर कॉमन लेते हैं अंदर क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मींस जब हम सोलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में तो वहां हम क्या रखेंगे कि जो आपका ये इंटीग्रेशन है ये कैसा दिखने लग जाएगा। यहां अब आपको जेड की लिमिट चाहिए, क्या आएगी आर की लिमिट चाहिए और थीटा की लिमिट चाहिए, वो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन के थ्रू मिल जाएगी। पहला काम आपका कन्वर्जन करना होगा, तो एक्स की जगह क्या रखोगे आर कोस थीटा आर साइन थीटा, जेड की जगह जेड है, डी जेड तो एज इट इज रहेगा, जब डी एक्स डी वाई है तो यहाँ आर डी थीटा, इस आर को मत भूल जाना यहाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगर आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन करके तो आपने ध्यान रखना है आर वहां पे मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो यहां से क्या मिला कि जो डी एक्स डी वाई डी जेड है वो नए वेरिएबल में आपको आर डी थीटा डी जेड दिखने वाला है। ठीक है जी, तो ये तो था मेथड। अब इसका एक आधा क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि किस तरह से हमें काम करना है। क्वेश्चन है कि आपको वॉल्यूम बताना है ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वेयर बाउंडेड बाय जेड इज इक्वल टू जीरो टू जेड इज इक्वल टू एच। लो जी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है कि अगर आपको यहां रेडियस दे दी जाए और हाइट दे दी जाए, ये सिलेंडर की हाइट ही है एक्चुअल में, इसको ड्रॉ करोगे आप डायग्राम बनाओगे तो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस,
जब आप इसको एक्स वाई प्लेन के अंदर लेके आओगे तो ये आपको सर्कल नजर आएगा। ये सर्कल बन गया। और ये एक्स वाई प्लेन के अंदर जो सर्कल है ये आपका जेड इज इक्वल टू 0 है। फिर इस जेड इज इक्वल टू 0 को उठा के ऊपर जो डिस्क है, ये पूरी की पूरी ये जो डिस्क है, इसको आपने हाइट देनी है h। यहां 0 था तो यहां हाइट h दे दोगे। तो यहां जो ये है ये आपने कहां तक लेके जाना है इस चीज को, z इज इक्वल टू h तक, z इज इक्वल टू h तक। तो ये जो सिलेंडर था इसका वॉल्यूम आपको निकालना है, डायग्राम से दिखा दिया मैंने आपको। ये इस सिलेंडर को बंद किया हुआ है, वॉल्यूम निकालना तो अंदर क्या आएगा इसके, तो नीचे z इज इक्वल टू 0 एक प्लेन है, ये बंद है नीचे से ढका हुआ, ऊपर ये z इज इक्वल टू h से ढका हुआ है। तो ये सिलेंडर बन गया इस तरह का, ठीक है, बंद डब्बा। तो इसके बीच में कितना वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है वो हमें चाहिए। तो यहाँ पे वही है कि अब देखो मैंने बताया था कि वॉल्यूम निकालते टाइम जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हो तो आप उसको प्रोजेक्ट करके एक्स वाई प्लेन के अंदर क्या करते हो, पोलर फॉर्म यूज करते हो। तो यहाँ पोलर फॉर्म यूज करोगे तो आर स्क्वायर जो है वो तो आपका लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है, विच इंप्लाइज दैट आर की जो वैल्यू है वो 0 टू ए जा रही है। आप देख सकते हो यहाँ 0 है, ए इसके थ्रू फिक्स है क्योंकि ये सर्कल बनना है, तो सर्कल की रेडियस आर 0 से ए तक ही जा रही है, ठीक है जी। एंगल पूरे की बात हो रही है सर्कल की, थीटा 0 टू 2 पाई, ठीक है। ये डिस्क है तो लेकिन सर्कल के अंदर एंगल देखोगे पूरा कंप्लीट वो 0 टू 2 पाई आएगा। यानी आर की लिमिट आ चुकी है, थीटा की लिमिट आ चुकी है, जेड की लिमिट उसने पहले ही दे रखी है। तो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम निकालना था तो वॉल्यूम का मैंने शुरू में ही आपको बताया था, जब भी वॉल्यूम निकालना हो कुछ दिया ना हो इंटीग्रेशन तो आप ट्रिपल इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालते हो, dx dy dz करते हो, ठीक है जी। अब आपने इसको क्या करना है, जो गिवन रीजन था उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लेके जाएंगे तो वहां पे dx dy dz की जगह क्या लिखोगे, r d थीटा dz, और लिमिट r की क्या है, सबसे आगे r की लिखो क्योंकि ये तीनों ही क्या है, कांस्टेंट है। तो आप कैसे मर्जी लिख सकते हो। तो मैं पहले 0 से h r की लिखी, थीटा की 0 से 2 पाई लिखी, और z की 0 से, अच्छा बाहर z लिख रखा था, r की 0 से a है और z की 0 से h है। अब आप सोल्व कर सकते हो, r d थीटा dz है, अलग अलग टर्म्स कर सकते हो। तो मैं dr dy अलग कर दो, बाकी तो d थीटा के क्या हो जाएगा 2 पाई, और dz बढ़ेगा क्या हो जाएगा h, जो बचेगा वो तो इसका रह गया 0 से a r dr। इसको सोल्व करोगे तो 2 पाई h ये आपका आएगा r स्क्वायर बाय 2, 0 से a तो ये 2 पाई h इंटू ए स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसल, पाई ए स्क्वायर h ये आ गया। और हमने अगर वॉल्यूम है सॉरी वॉल्यूम किया हुआ है सिलेंडर का वो यही आता है, पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड एच क्या होती है हाइट। तो हमने यहां से प्रूव भी कर लिया जो हम याद करते थे, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते होते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं। इसके बाद लिमिट वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑब्जर्व करना है कि आर थीटा किस तरह से वेरी करेगा। लिमिट दी हुई 0 से 2, 0 से √4 माइनस एक्स स्क्वेयर और 0 से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जेड डी जेड डी वाई डी एक्स। अब ये सोल्व करना है, तो सोल्व तो वैसे आप कर सकते हो इसको एज यूजुअल भी, लेकिन वो काफी टफ लगेगा। आप करके देखना कि पहले जेड से विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना, फिर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर उसका स्क्वेयर आ जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर यहाँ से हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि अगर रीजन को ध्यान से देखोगे यहाँ पे जेड की लिमिट कहां से है, 0 टू जेड की लिमिट जा रही है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ठीक है जी, पहला काम। दूसरा y की जो लिमिट है वो 0 टू कहां जा रही है, y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहां से आपको पता चला कि जो y है
वो 4 माइनस एक्स स्क्र है, तो यहां से तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 4 रहा होगा, और उसका आपने पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऊपर ऊपर वाला हाफ लिया हुआ है, पोर्शन आधा किया हुआ है, ठीक है। तो यहां से आपको पता चला कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र वाला रीजन आ गया ना इसमें, यानी ये सिलेंडर की तरह कंप्लीट हो गया। जेड की जो वैल्यूज है वो एक्स स्क्र वाई स्क्र से जा रही है, जो ऊपर वाला सरफेस है वो इससे कवर हो रहा है, जो पहले जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट से हो रहा था वो अब इसके थ्रू चलेगा, ठीक है। और ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ये 4 तक जा रही है, तो यहां से जो रेडियस है आर स्क्र इज इक्वल टू 4 लिखा, तो यहां से आर की वैल्यू तो 0 टू 2 ही जाएगी। रेडियस हमेशा ओरिजिन से शुरू होके बाहर की तरफ का एरो होता है, जो बाहर वाला जो जैसे यहाँ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 4 सर्कल था तो ओरिजिन से शुरू होकर बाउंड्री तक जाता होता है, बाउंड्री 2 पे जाएगी इसकी बाउंड्री, तो आर की लिमिट हमें मिल चुकी है यहां से, ठीक है। अब थर्ड जो है उसमें आपको क्या बोला जा रहा है कि जो एक्स की लिमिट है वो 0 से 2 है, तो अब आप जेड को एक बार उधर रहने दो, जेड की लिमिट तो हमें पता चल चुकी है। अब देखो जेड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र था, और कोऑर्डिनेट्स के अंदर इसको हम क्या करते हैं आर स्क्र, ये लिखा ही हुआ है सारा काम, जेड को क्या लिखना है आर स्क्र। तो जेड की लिमिट तो हमारी 0 से आर स्क्र हो चुकी है, आर की लिमिट 0 से 2 हो चुकी है। अब रह गया x2 जो थीटा वाला काम है, तो थीटा के लिए हम x को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको 2D में ऑब्जर्व करता तो ये आपका था सर्कल रेडियस 2 का, ठीक है। अब y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्र, वो बताएगा कि इसका बस इतना इतना पार्ट लिया था, इसी को ऊपर उठाया गया होगा, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव पोर्शन। अब पॉजिटिव पोर्शन में भी x की वैल्यू क्या है 0 से 2 है, यानी कि इधर इधर वाला पोर्शन जो थीटा ऑब्जर्व करना हो तो आप उसको 2D में प्रोजेक्ट करके देखोगे, वहां से इजी हो जाएगा। तो 0 से 2 तो यही जा रहा है, ये 2 है 0 से 2, यानी कि इतना इतना पोर्शन है, इसको बाहर निकाला हुआ 3D के अंदर। जेड इज इक्वल टू, अब देखो डायरेक्टली वो ऊपर नहीं उठ रहा, वो उठ किसकी वजह से रहा है, ये इसकी वजह से सीधा सीधा नहीं आ रहा, इसी की तरह शेप बना के आएगा बाहर की तरफ, क्योंकि जेड जो है वो 0 से स्टार्ट करना है, और कौन से पे चल रहा है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की हेल्प से चल रहा है, उसके ऊपर पॉइंट्स पुट करते करते बाहर लेके आ रहे हो ठीक है। तो यहां से मैंने देखा कि जो थीटा है इस पोर्शन में तो 0 से π/2 है, तो मेन काम यहां वही है लिमिट निकालना, कि आप इसको कन्वर्ट तो कर लोगे लेकिन लिमिट निकालनी जरूरी है। तो इस इंटीग्रेशन को मैं कैसे लिखूंगा, अब देखो सबसे बाहर आप लिखो 0 से 2 π/2, 0 से π/2, ठीक है। फिर आप लिख दो रेडियस का 0 से 2, फिर अंदर लिखो जेड का, जेड की लिमिट क्या है 0 से आर स्क्र, क्योंकि 0 से एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र तक जा रहा था जो आर स्क्र होता है। अब यहां जेड की जगह क्या लिखोगे आर स्क्र, और ये डी जेड, या आप आर स्क्र नहीं, इसको छोड़ो, जेड डी जेड पढ़ रहे हैं तो इसको तो पुट ही नहीं करना, क्योंकि आर स्क्र मैंने यहां यूज कर लिया, यहां यूज कर लोगे फिर एक ही बात है, ठीक है। और साथ में आपको आर से मल्टीप्लाई करना होता है, क्यों, क्योंकि dz dy dx को न्यू वेरिएबल में लेके जाओगे आर थीटा dz में, आर मल्टीप्लाई होगा dr, पहले dz लिखता dr d थीटा, ठीक है। ये लिमिट मैंने पुट कर दी। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो इजीली, कैसे, पहले z से स्टार्ट करो, तो r तो कांस्टेंट है, और इसमें अगर देखो लिमिट वेरिएबल आ चुकी है तो ये मत सोचना कि r को अलग ले जाओ z को अलग ले जाओ, डिफरेंट रहता है, वो मैंने बताया था कांस्टेंट, ये भी दिमाग में रखना है। तो 0 से π/2, 0 से 2, r आ गया बाहर, z का करोगे तो z²/2, 0 से r स्क्र, r dr का किया, z का किया है तो z²/2, और लिमिट कहां से जा रही है 0 से r, फिर बारी आएगी dr d थीटा की, ठीक है जी। अब ये आया 0 से π/2, 0 से 2, अब ये जब z की जगह अपर लिमिट पुट करोगे तो r की पावर 4 बनेगा, बाहर आके r की पावर 5 बन जाएगा बाय 2, और लोअर लिमिट तो 0 ही हो जाएगी, तो ये r की पावर 5 dr d थीटा, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू r करोगे, अब लिमिट कांस्टेंट हो चुकी है, अलग अलग कर दो चाहे, r की पावर 6/12, और लिमिट जा रही है 0 से 2, और उसका π/2, तो ओवरऑल क्या आ गया 2 पावर 6 पाई
2 पावर 6 पाई, तो ये आ गया आपका पाई 2 पावर 5 32 होता है, और नीचे 12 आ गया। इसको और आगे सोल्व करना है तो और कर सकते हो। तो इस तरह से हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज कर सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए। ठीक है जी। तो आपने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं को ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में उनके ज़्यादा चांस हैं और उनको ही कम टाइम लगता है करने में। अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन के अलावा आप करोगे तो उसमें टाइम लगता है। तो सबसे पहले आपने पहचानना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बिलो z इज इक्वल टू 4। यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन है आपका पैराबोलॉइड, समझ में आ रहा होगा आपको, इस तरह का इसमें स्ट्रक्चर रहने वाला है। यहां से ये ऊपर उठा हुआ दिखेगा ऐसे, और ये 3D के अंदर है। ये आपका 3D के अंदर पोर्शन है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। ऊपर जो है इसको ढका हुआ है कहां से, z इज इक्वल टू 4 की हेल्प से। यहां ऐसे कटोरा सा बना हुआ है, इसके बारे में बात हो रही है। तो यहां पे लिमिट z की जिस तरह से मैंने आपको बताया था, अब z यहां पे क्या है, वर्टिकल जा रहा है। तो आप जिसकी भी लिमिट निकालना चाहते हो, चाहे x की निकालना चाहते हो, चाहे y, चाहे z की, तो उसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होती है और देखते हो उस ये लाइन है वो किस कर्व के थ्रू या किस सरफेस के थ्रू एंट्री हो रही है। तो यहां से देखोगे ये जो एंट्री हुई ये लाइन, ये इस सरफेस के थ्रू हुई है, और ये सरफेस है क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। यानी कि जो इनिशियल लिमिट है आपकी जेड की वो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर से होगी, और वहां से जो ये जो पैरेलल टू जेड एक्सिस लाइन है ये इस छोड़ जा रही है, जब बाहर निकल रही है इस रीजन से, तो किस सरफेस के थ्रू निकल रही है, जेड इज इक्वल टू 4 से। तो यानी कि यहां से जेड की लिमिट का हमें पता चला पहले तो, कि जेड की लिमिट कहां से जा रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से जेड इज इक्वल टू 4 तक जा रही है। पहला काम तो हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसे दिखा तो मैं कहूंगा ये तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आर स्क्वायर लेते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो यहां आप देख पा रहे हो थीटा जो रहा होगा वो इधर ही है, थीटा 0 से 2 पाई रहेगा। ठीक है, और आर की वैल्यू 0 से 4, क्योंकि देखो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z इज इक्वल टू 4, ये इंटरसेक्ट कहां करेंगे, वो पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन के। तो यहां से अगर आप दोनों को बराबर करोगे z इज इक्वल टू 4 और इसका जो इंटरसेक्शन कर रहा हो ये z इज इक्वल टू 4 वाला ये जो निकाला है वो सर्कल क्या बनेगा, वो सर्कल बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्योंकि यहाँ पे जो z इज इक्वल टू 4 के सामने ये जो बना हुआ ये देखना है ना, तो ये तो ऊपर जा रहा था ऐसे पैराबोलॉइड बना हुआ था। अब z इज इक्वल टू 4 आया तो उसने इंटरसेक्ट तो किया होगा ना ये पोर्शन, तो ये बनता है सर्कल। एक प्लेन को सर्कल को जो कट करोगे यहां से इंटरसेक्शन पॉइंट का, तो दोनों में सेम वैल्यू रख दो इनको, कि वहां पे z दोनों सेम हो गए होंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये बन गया सर्कल। इसकी रेडियस क्या है 2, रेडियस यहाँ पे देखोगे तो ओरिजिन से स्टार्ट होके ये जो पॉइंट है जहां और बाहर तक बाउंड्री तक जाती है, तो आर हो गया आपका 0 से 2, और ये सर्कल कंप्लीट करने में जो थीटा आएगा वो आपका आएगा 0 से 2 पाई। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें लिमिट निकालनी ही आनी चाहिए। अब तो ये आसान हो गया क्योंकि वॉल्यूम के बारे में बात की जा रही थी, तो स्टार्ट आपने कहां से करना है, डी एक्स डी वाई डी जेड से। तो फिर इसको पोलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लेके जाओगे तो सबसे पहले तो थीटा 0 से 2 पाई लिख देना, फिर आप आर की जो लिमिट है वो 0 से 2 लिख देना, और जो जेड है उसकी लिमिट आर स्क्वेयर से 4, आर स्क्वेयर से 4 तक, और अंदर फिर जेड तो है नहीं तो आर डी जेड डी आर डी थीटा। ठीक है, अब डी जेड से स्टार्ट करना
तो इंटरनल से स्टार्ट करोगे तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 0 से 2 पाई, 0 से 2, आर को मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि डी जेड का करोगे तो जेड आएगा, तो 4 माइनस आर स्क्वेयर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर आएगा डी आर डी थीटा। अब आज इसको अलग अलग भी कर सकते हो, डी थीटा वाला तो मैं सीधा डायरेक्टली लिख देता हूँ 2 पाई, क्योंकि अब कांस्टेंट लिमिट हो चुकी है। तो जो बचा वो आपका इंटीग्रेशन बचेगा 0 से 2 4r माइनस आर क्यूब डी आर। ठीक है जी, इसको आप सिंगल इंटीग्रेशन की हेल्प से कर सकते हो। तो सबसे मेन जो काम था वो आपका लिमिट्स का ही था। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है जी, तो मैं वही सोल्व करवा रहा हूं डायरेक्टली। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको पर्टिकुलर पूरा पता होना चाहिए किस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ये क्वेश्चन आसान सा था, सोल्व करो। इंटीग्रेशन निकालना था हमें, v रीजन दिया हुआ है, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी जेड डी वाई डी एक्स ओवर रीजन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 1, और जो जेड की वैल्यूज दे रखी थी वो 0 से 2 दे रखी। तो यहां पे तो कुछ करना ही नहीं, यानी ये तो सिलेंडर है, ये जो रीजन बनेगा वो यहां इसको सोल्व करना है। लेकिन इस फॉर्म में देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे क्या बना हुआ है 2D के अंदर सर्कल बना हुआ, रेडियस का डिस्क बन गई, उसको 0 से 2 हाइट तक लेके जाएगा। तो आपका सेम वही काम हो जाएगा। थीटा कहां से कहां जा रहा है, 0 से पाई 2 पाई, और रेडियस 0 से स्टार्ट होके 1 तक, क्योंकि ये सर्कल जो है 1 वाला है, और जेड की लिमिट आपको 0 से 2 दे रखी है। तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं, पहले तो 0 से 2 पाई, फिर आर की है 0 से 1, जेड की है जो वो 0 से 2। ये आपका आ गया जेड, ये है आर डी जेड, आर ये है, आर और आएगा डी जेड, क्योंकि आप इसको ये जेड लिखा मैंने, आर मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, आर यहां लिखने के बाद जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो एक आर और आएगा, डी जेड डी आर डी थीटा। ये आपका इजी सा काम यहाँ पे हो चुका है, जेड की वैल्यूज आपको पता चल चुकी है। तो इस इंटीग्रेशन को आप इजीली सोल्व आगे कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो ये था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कि कब हम इसको यूज कर सकते हैं। अब है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, तो ये आपको ज्यादातर इस तरह के रीजन्स दिए हों, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वेयर, क्योंकि स्फीयर आपको पता है इसी तरह से दिखता होता है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वेयर, इस तरह का कहीं भी आपको नजर आए तो हम यूज करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो जिस तरह से हमारे पास मेथड था कि हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो वहां से कन्वर्जन का तरीका था, वैसे ही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है उनको लिखने का भी तरीका होगा। तो इसमें थोड़ा सा मैं विजुअलाइज करवाने की ट्राई करूंगा। ये z है, ये x है, ये y है। अब यहाँ कोई पॉइंट है मान लो, और इसकी जो रेडियल डिस्टेंस है यहाँ से, ये 3D के अंदर पॉइंट है, कोई पॉइंट है x y z। ठीक है, 3D के अंदर, तो वो z एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल इसने फाई बना लिया मान लो। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर, ये जो एक्स वाई प्लेन है, ये आपका इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो एक चीज नोट करो, यहाँ पे ये जो रेडियल डिस्टेंस है, इसको मैं रेडियल डिस्टेंस लूंगा, इसको आप आर की डायरेक्शन में रिजोल्व कर दो और नीचे एक्स वाई प्लेन के अंदर प्रोजेक्ट कर दो।
एक्स वाई प्लेन के अंदर इसको प्रोजेक्ट करो। तो आप वो क्या कहोगे, ये जो फाई है ये इधर जो भी जाएगा, ये जो भी पॉइंट होगा, ये जो आर था, ये जो रेडियल डिस्टेंस है आर, तो यहां इसको रिजोल्व करोगे तो जो फाई है और प्लेन एक्स वाई प्लेन के बीच में और जेड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहां मैं इसको क्या लिखूंगा, ये जो जेड डायरेक्शन में है वो आपका आर ऑफ कोस फाई। ठीक है, और इसको प्रोजेक्ट कर दोगे तो यहां पे जब ये प्रोजेक्ट होगा इधर आपको दिखेगा, तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या आ जाएगी, आर साइन साई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आर साइन साई, इसको प्रोजेक्ट कर दिया हमने। ये जेड क्या हो जाएगा, नीचे जीरो हो जाएगा, एक्स वाई ये जीरो। ठीक है, अब इन एक्स वाई को हमने लिखना है इस फॉर्म में, जेड को तो हमने लिख लिया, यहां पे जो जेड है वो आपका किस तरह से दिखने लग गया, एक्स वाई और जेड की जगह आप लिख लो रो कोस फाई, इसकी हेल्प से जेड। अब मैं बस एक्स वाई निकाल के लेके आऊंगा, एक्स वाई जो यहाँ है वही यहाँ होंगे, तो वापस करोगे तो ऊपर ले जाओगे। ठीक है, अब देखो एक्स वाई, जब ये रो साइन साई है, ये कोई पॉइंट आया होगा तो वहां पे एक्स और वाई आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मैं मान लेता हूं कि बीच में जो एंगल थीटा है वो एक्स के साथ इस रेडियल ने थीटा बनाया होगा, तो इसी का इस पार्ट इस डायरेक्शन में जो आएगा वही एक्स होगा, और इधर वाई वाली डायरेक्शन में वो वाई होगा। तो इसको जब आप इधर रिजोल्व करोगे तो इसको क्या लिखोगे, रो साइन साई के साथ कोस थीटा लगाना पड़ेगा, और इधर रो साइन साई के साथ साइन थीटा लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये जो एक्स वाई यहां पे जो आपको नजर आ रहे हैं, वापिस इनको लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएंगे आपके पास, एक्स की जगह लिखोगे आप रो साइन साई कोस थीटा, वाई क्या बन गया, रो साइन साई साइन थीटा, और जेड क्या है, रो ऑफ कोस फाई। तो इस तरह से कन्वर्जन हमारा होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का। तो एक्स को क्या लेते हो, रो साइन साई कोस थीटा, वाई क्या है, रो ऑफ साइन साई साइन थीटा, और जेड जो है वो आपका आता है रो ऑफ कोस ऑफ फाई। और यहां पे ध्यान रखना है जो थीटा है वो आपका एक्स वाई प्लेन में था, तो थीटा की वैल्यू यहां जो ली जाती है वो 0 से 2 पाई ली जाती है, और जो फाई था वो आपका 0 से पाई लिया जाता है, देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये इसको ऑब्जर्व करना है तो नीचे इधर देखोगे तो जब ये पाई बाई 2 का एंगल है, यहाँ ये इस साइड में नीचे से जाओगे, जब इसको आप पाई बाई 2 मूव करवाते हो या पाई पूरा मूव कराते हो तो पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आप इसको सर्कल की हेल्प से समझ सकते हो, जैसे आपने स्पीयर बनाना हो तो स्पीयर बनाने के लिए क्या करोगे, जब आपको यहां से इसको रोटेट करवाना है इस तरह से, तो आपको जस्ट पाई बनवाना करे, पाई इधर घूम के इस पोल पे आ जाएगा, तो पाई ही करते ही ये एंगल पाई होते ही जब आपस में इंटरचेंज होते ही आपका जो स्पीयर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, आप कोई कड़ा हो कड़े के साथ कर सकते हो, तो वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि फाई को जस्ट 0 से पाई मूव करवाते ही कंप्लीट स्पीयर बन जाता है, इसको आप 2 पाई मूव करा दो 2 बार स्पीयर बन जाएगा। लेकिन यहां तो फिर वही है, 0 से 2 पाई है, ये बीच वाला सर्कल है, सर्कल के अंदर तो एंगल क्या चाहिए होता है, 0 से 2 पाई चाहिए होता है पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो यहां से ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और ज्यादातर ये काम आपको पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, तो ये याद रखना है। अब जब आप इंटीग्रेशन के अंदर करोगे तो इंटीग्रेशन में तो आप वॉल्यूम निकालते टाइम dx dy z निकालोगे, या फिर इंटीग्रेशन ट्रिपल होगा तो उसके अंदर ये dx dy z dz होगा। तो अगर मान लो आपने x y z को ये मूव कर दिया होगा, चेंज कर दिया, यानी कि आप फिर dx y dz की जगह क्या रखोगे, तो यहां नए वेरिएबल देखो क्या है, पुराने वेरिएबल थे x y z और न्यू वेरिएबल क्या बन गए r थीटा और साई। तो ये जो है सबसे पहले आप जैकोबियन निकाल लो इसका, तो जैकोबियन क्या निकलेगा, जो ओल्ड वेरिएबल थे उनको न्यू वेरिएबल के साथ जैकोबियन निकालना है। तो ये आपका रो स्क्वायर आता है, रेडियल डिस्टेंस, जो हम 2D के अंदर r ले रहे थे ना, यहाँ 3D के अंदर उसको रेडियल डिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, स्पेस के अंदर, तो ये r रो का स्क्वायर आता है। ठीक है, तो यहां से जो चेंज करना है तो आपने ध्यान रखना,
ये आप जेकोबियन के थ्रू निकाल के डिटरमिनेंट निकाल के प्रूव भी कर सकते हो इसको इजीली। ये आएगा आर स्क्वायर डी रो डी थीटा और डी फाई। ये कन्वर्जन आपकी रहने वाली है। जहां पे आप एक्स वाई जेड है उनको इससे रिप्लेस कर दोगे और डी एक्स डी वाई जेड है वो इससे रिप्लेस हो जाएगा। और जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई, 0 से पाई, और मेन जो मुद्दा रह गया वो रो का रहता है कि आर क्या है वो हम यहाँ से पता लगा लेते हैं कि रो जो रेडियल डिस्टेंस है वो स्फीयर के अंदर मूव करेगी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमने उसको ट्रांसफर कर दिया तो 0 to a हो जाता है रेडियस। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपीएससी, यूपीपीएससी और आरपीएससी लेक्चरर में पूछा हुआ है। तो अगर आपको ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वाला प्रोसेस पता हो तो क्वेश्चन इजीली हो जाता है डायरेक्टली। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपने इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड, कहता ओवर द रीजन बाउंडेड बाय, अब रीजन देख सकते हो यहां पे बाउंडेड बाय अपर हेमिस्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, और जेड जो है वो आपका पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो यहां पे आपको ये जो दिया हुआ है ये स्पीड दिया हुआ रेडियस 1 का, तो यहाँ पे जो रेडियल डिस्टेंस है वो 0 से 1 जाएगा, और थीटा है अगर आप इसको 0 पे लेके जाओगे जेड इज इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव ऊपर वाले की बात कर रहा है, हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, तो वहां पे थीटा को क्या रखना पड़ेगा 0 से 2 पाई, थीटा तो 0 से 2 पाई आएगा, लेकिन फाई में चेंज आएंगे। अब फाई में इसने क्या बोला, अपर हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, यानी ऊपर से जो 0 था उसने जब बढ़ना स्टार्ट किया तो वो 0 से पाई एंगल घूम जाता है, जो जेड एक्सिस के साथ होता है वो एंगल है ये। यहां जो है इस रेडियल डिस्टेंस का ये जो फाई है ये जेड एक्सिस के साथ एंगल होता है। अब जब जेड एक्सिस से ये जो मूवमेंट हुआ वो यहां से स्टार्ट किया और पाई बाय 2 आपने प्रोजेक्ट किया एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ऊपर रहना, इसने बोला अपर हेमिस्फीयर, तो वो एंगल जो आएगा हेमिस्फीयर कंप्लीट कब हो जाएगा, जब 0 से पाई बाय 2 हो, क्योंकि 0 से पाई में तो कंप्लीट स्फीयर आ जाएगा। यहाँ पे बात की जा रही है अपर हेमिस्फीयर की, तो फाई आपको 0 से पाई बाय 2 इधर लेना है। अब इसको आप सोल्व कर लो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिखोगे रो स्क्वायर, और साथ में रो स्क्वायर इसको चेंज करोगे तो रो स्क्वायर के साथ क्या आएगा डी आर डी थीटा डी फाई। तो ओवरऑल यहां मैं लिमिट पुट करता तो अंदर से स्टार्ट करते हैं 0 से 1, क्योंकि डी आर मैंने ले लिया, डी रो लिखो इधर, डी थीटा आपका 0 से 2 पाई है, डी फाई बाहर है 0 से पाई बाय 2 है। तो अब आप इसको लिमिट कांस्टेंट थी तो मैं ले कर देता हूं, क्योंकि थीटा और फाई में से एक का पाई बाय 2 आएगा और एक का 2 पाई आ जाएगा, और रो ये क्या बन जाएगा 0 से 1 रो की पावर 4d रो, तो ये आपका 2 से 2 कट गया, पाई स्क्वायर इसमें आप करोगे पावर 5 आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो बाय 5, ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन काफी इजी हो जाते हैं, बस ध्यान रखना आपको वहां पे लिमिट जो है वो ऑब्जर्व करके सही से निकालनी होती है। अगर लिमिट आपने गलत ले ली फिर आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। यहाँ से जेड इज इक्वल टू पॉजिटिव है ना, तो ऊपर ऊपर वाले की बात कर रहा है, ऊपर ऊपर, तो ऊपर ऊपर हेमिस्फीयर बनेगा आपका। ये यहाँ जेड पॉजिटिव रखना है और जाना कहाँ है उसको 1 तक, 1 से नीचे नीचे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो ये था आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के थ्रू या डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन के
वो, या फिर वॉल्यूम की बात होती है तो वॉल्यूम हम डायरेक्टली ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz से निकालते हैं। वॉल्यूम हमने डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से भी निकाला था और वॉल्यूम हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाला है। ठीक है जी। अब दो तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जहां से कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली वो थ्योरम ही पूछ ली जाती है एज इट इज। तो डिरिचलेट्स इंटीग्रेशन करेंगे और लेवल एक्सटेंशन वो हम करने वाले हैं। तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, जो रीजन है उनकी कंडीशन होती है कि रीजन जो होगा वो इस तरह का है तो आप डिरिचलेट थ्योरम लगा सकते हो, लेवल एक्सटेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो वो हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमने वो दो थ्योरम्स के क्वेश्चन करने हैं, तो डायरेक्टली कई बार पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।